बीबीसी दुनिया में आज देखिए, क्या माली को इस्लामिक चरमपंथियों से बचा पाएगा वागनर ग्रुप? वागनर ग्रुप से मदद मांगने वाला देश माली अब वागनर प्रमुख येवगनी प्रिगोजिन की मौत के बाद खुद को कैसे बचाएगा इस्लामिक चरमपंथियों से, दिखाएंगे माली से स्पेशल रिपोर्ट। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं विदित मेहरा। माली के अलावा रूस में हुए ड्रोन हमले की भी होगी बात, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में 5 मंजिला इमारत में आग लगने से 70 से ज्यादा की मौत, 50 लोग हुए जख्मी। आपातकालीन सेवाओं के मुताबिक बिल्डिंग पड़ी थी खाली, जिसमें रह रहे थे बेघर लोग। गैबोन में सैन्य तख्ता पलटकर जनरल ब्रीस क्लोटेर ओलीगी एनगमा को सेना ने चुना अपना नेता। कहा, गैबोन के राष्ट्रपति अली बोंगो के पास नहीं था तीसरी बार राष्ट्रपति बनने का अधिकार। गैबोन के समर्थक चाहते हैं लोगों के हाथ में आए सत्ता। थाईलैंड के पूर्व पीएम टक्सिन चिनावाट ने शाही माफी के लिए दी अर्जी। 15 साल बाद थाईलैंड लौटे हैं चिनावाट। भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के हैं दोषी, काट रहे हैं 8 साल की सजा। शाही माफी पर थाईलैंड के राजा लेंगे निर्णय। 18 से 22 सितंबर के बीच होगा संसद का विशेष सत्र। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी। वहीं विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की 2 दिवसीय बैठक आज से मुंबई में शुरू। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। येवगनी प्रिगोजिन के बाद वागनर समूह का क्या होगा, ये सवाल तो लगातार उठ ही रहा था। लेकिन रूस से हजारों मील दूर एक ऐसा देश है जो अपनी सुरक्षा के लिए बहुत हद तक प्रिगोजिन के वागनर समूह पर निर्भर था। कवर स्टोरी में आज उसी देश की बात। बीते हफ्ते एक प्लेन क्रैश के बाद जब रूस ने येवगनी प्रिगोजिन की मौत की पुष्टि की, तो वागनर ग्रुप के भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे। प्रिगोजिन की सेना ने दुनिया भर में रूस के प्रभाव को बढ़ाने में मदद की। ये समूह अफ्रीका में कई जगहों पर काम कर रहा है। माना जाता है कि वागनर ग्रुप के माली में करीब 1000 सैनिक हैं। अलकायदा और इस्लामिक स्टेट से जुड़े समूहों की बढ़ती अराजकता से निपटने के लिए माली की सैन्य सरकार ने रूस और वागनर ग्रुप से मदद मांगी थी। बीबीसी अरबी सेवा के फराज किलानी ने उत्तरी माली का सफर किया। यहां 1 साल पहले बंद हुई फ्रांस की सैन्य कार्रवाई के बाद माली का सफर करने वाले वो पहले पत्रकार हैं। देखिए उनकी एक खास रिपोर्ट। इस रेगिस्तान में 1600 किलोमीटर का सफर तय करके हम ऐसे अनदेखे संघर्ष की ओर बढ़ रहे हैं जहां वागनर ग्रुप जिहादियों और विद्रोही गुटों से लड़ रहा है। भारी सुरक्षा वाले काफिले और सही कपड़े पहने बिना यहां काम करना नामुमकिन है। उत्तरी माली का यह सफर खतरनाक और मुश्किल है, पर यह सफर तय करके ही आप ऐसे किसी कैंप तक पहुंच पाएंगे। इस इलाके में ये अकेला स्कूल है। इन बच्चों को यहां कुरान की आयतें पढ़ना सिखाया जा रहा है। सिर्फ यही वो तालीम है जो इन्हें यहां मिल सकती है। ये यतीम बच्चे अलकायदा के नियंत्रण वाले इलाके में रहते थे। फिर इस्लामिक स्टेट ने वहां हमला किया और उनके माँ बाप को मार डाला। हम 5 दिन का सफर तय करके इस सुदूर कैंप तक पहुंचे हैं। इन बच्चों की कहानी दुनिया से शायद छिपी हुई हो, पर ये वो दूसरी पीढ़ी है जिनकी जिंदगी तथाकथित इस्लामिक स्टेट ने तबाह कर दी। फातिमा अपनी बेटी और पोते पोतियों के साथ अपने गांव से सैकड़ों किलोमीटर चलकर इस कैंप तक पहुंची हैं। इस्लामिक स्टेट ने हमें यहाँ आने के लिए मजबूर किया। उन्होंने पुरुषों को मार दिया और हमारे खाने का सामान जला दिया। दवा और खाना यहाँ दोनों ही बेहद कम है। कुछ बच्चों को तो बुखार है। जब हम यहाँ पहुँचे तो पानी और सिर छिपाने के लिए जगह मिली और हम यहीं रुक गए। जिहादी चरमपंथी मध्य पूर्व से भले ही भाग रहे हों, पर अफ्रीका के साहेल इलाके पर इनकी पकड़ बढ़ती जा रही है। जिहादी चरमपंथियों के बीच संघर्ष जैसे जैसे बढ़ा, वैसे वैसे सड़कों पर रूस के लिए समर्थन बढ़ा
और पश्चिमी देशों से आ रही मदद को रोक दिया गया। माली में कई लोग येवगेनी प्रिगोजिन की ओर देखने लगे। फिर वागनर ग्रुप के माली में आने के बाद फ्रांस का सैन्य अभियान खत्म हो गया। कुछ दिन पहले प्रिगोजिन एक वीडियो में दिखे थे जहां उन्होंने देशों को इस्लामिक खतरे से निजात दिलाने का वादा किया। उनके कुछ समर्थक दावा करते हैं कि इसे अफ्रीका में शायद माली में फिल्माया गया था। वागनर समूह सैन्य टोह लेता है और खोजबीन करता है। हम सभी महाद्वीपों में रूस को सबसे बड़ा बनाएंगे और अफ्रीका को स्वतंत्र करेंगे। हम न्याय और अफ्रीकी लोगों की खुशी की पैरवी करते हैं। हम इस्लामिक स्टेट, अल कायदा और दूसरे गैंगस्टर्स को आतंकित कर देंगे। प्रिगोजिन की मौत से पहले ऐसी तस्वीरों की वजह से पश्चिमी देशों ने वागनर समूह के इरादों पर शक जताया था और ये है उन कई वजहों में से एक वजह जिसके कारण वागनर समूह यहाँ लड़ रहा है। प्राकृतिक संसाधन जैसे ये सोना, जिससे ग्रुप को काफी मुनाफा हो सकता है। ये माली के कई गोल्ड प्रोसेसिंग प्लांट्स में से एक है। ये छोटी सी प्रक्रिया है जिसमें कम भारी मशीनें इस्तेमाल होती हैं और बाकी गलाने जैसी प्रक्रिया को हाथ से किया जाता है। पर देश में मौजूद ऐसी सैकड़ों जगहों की बदौलत माली सालाना 60 टन सोना बनाता है। माली अफ्रीका के 5 बड़े निर्यातकों में से एक है। वागनर पर अफ्रीका में मानवाधिकार हनन के भी आरोप लगे हैं। ये तस्वीरें फ्रांस की सेना ने माली छोड़ने से पहले जारी की थीं। इनमें लड़ाके शवों को पूर्वी माली में एक सामूहिक कब्र में दफनाते देखे जा सकते हैं। बिलाल अल शरीफ इस इलाके में ट्वारेग और अरब समूह के प्रमुख हैं। उन्होंने हमें बताया कि वागनर समूह ने माली की सुरक्षा को लेकर कोई मदद नहीं की है। माली के उत्तरी और मध्य इलाकों में वागनर समूह काम करता है, जहां उन्होंने कई अपराध किए हैं, जैसे लोगों का सामान छीन लेना और मासूम लोगों को अंधाधुंध तरीके से मारना। जिन इलाकों में वो लोग काम कर रहे हैं वहां की सुरक्षा पर कोई सकारात्मक असर नहीं दिखा। उल्टा उन इलाकों को अब ज्यादा लोग छोड़ रहे हैं। माली में इस अव्यवस्था के बीच सत्ता के लिए संघर्ष बढ़ता जा रहा है। यूएन के ऐसे बेस अब खाली हो रहे हैं जिससे जिहादी चरमपंथियों का ज्यादा इलाकों पर दबदबा बढ़ेगा। हमारे सफर के दौरान हमने जो अराजकता देखी वो पूरे क्षेत्र में फैल रही है, पर जैसे जैसे ये बढ़ रही है इसे रोकने के लिए रूस और पश्चिमी ताकतें ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। उधर रूस की जमीन पर लगातार ड्रोन हमले हो रहे हैं। मंगलवार रात यूक्रेन के ड्रोन हमलों की वजह से उत्तर पश्चिमी शहर पस्कोव के एक हवाई अड्डे पर आग लग गई और सैन्य विमानों को नुकसान पहुंचा। BBC वेरीफाई के मुताबिक रूस और यूक्रेन में रूसी नियंत्रण वाले इलाकों पर इस साल 190 से ज्यादा संदिग्ध ड्रोन हमले हुए हैं। देखिए BBC रूसी सेवा के संपादक स्टीव रोजनबर्ग की ये रिपोर्ट। सोचिए, आप अपनी खिड़की से ये देख रहे हैं। वो कह रही हैं ये खौफनाक है। माना जा रहा है कि ये यूक्रेन के ड्रोन हैं जिन्होंने रूस के हवाई क्षेत्र में हमला करके सैन्य विमान तबाह कर दिए। ये है पेस्कोव, जो यूक्रेन से सैकड़ों मील दूर है। जमीन से जवाबी कार्रवाई। मंगलवार रात रूस के 6 इलाकों में ड्रोन हमले हुए, जो रूसी जमीन पर अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक है। Если украинского режима не останутся безнаказанными. रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इन हमलों का जवाब दिया जाएगा। There were no drone attacks on Russian cities. रूस ने यूक्रेन पर जब तक बड़े पैमाने पर हमला नहीं किया था तब तक उसके किसी शहर पर कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ था, लेकिन अब आए दिन हमले हो रहे हैं। आप कह सकते हैं कि अब रूसियों को लग रहा होगा कि यूक्रेन पर हमला करना एक गलती थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो ऐसा नहीं सोच रहे हैं। Was a mistake. But I don't get the sense that's happening. मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ कई लोग यही मानते हैं या मानना चाहते हैं कि रूस ने जंग शुरू नहीं की, बल्कि वो खुद पीड़ित हैं। ड्रोन रोकने के लिए हमें उन्हें लॉन्च करने वालों को रोकना होगा। अगर रूस ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू ना किया होता तो नेटो हम पर हमला कर देता। Стараемся жить. एनास्तासिया कहती हैं कि वो ज्यादा खबरें नहीं देख रही और सकारात्मक चीजों के बारे में ज्यादा सोचना चाहती हैं। मैंने कई रूसियों को कहते सुना कि उन्हें नहीं लगता वो कुछ कर सकते हैं, वो इसलिए ध्यान न देने की कोशिश कर रहे हैं। साल 2023-24 वित्तीय वर्ष में अप्रैल से जून की तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.8% रही। भारत फिलहाल दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक वृद्धि दर के मामले में पहले पायदान पर बना हुआ है,
लेकिन भारत में जिस तरह महंगाई बढ़ रही है उससे लाखों लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। देखिए बीबीसी संवाददाता निखिल इनामदार की ये रिपोर्ट। उषा के परिवार में 4 ही लोग हैं, लेकिन पिछले कुछ महीने से उनके पेट भरना उषा के लिए मुश्किल हो रहा है। खाने पीने की चीजों के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि घरों में काम करके उषा अपना गुजारा नहीं कर पा रही हैं। इसीलिए वो अब सिलाई का काम भी करने लगी हैं। अपने परिवार में बस मैं ही कमाने वाली हूँ। हमारी कोई बचत नहीं है। खाने से लेकर गैस सिलेंडर तक सब कुछ महंगा हो गया है। हम किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। खाने पीने की जो एकदम बुनियादी चीजें हैं, उनकी कीमतों में कहीं कोई राहत नहीं है। भारत के सबसे गरीब लोगों पर इसकी सबसे ज्यादा मार पड़ रही है। घरेलू बाजार में बढ़ते दामों को काबू करने के लिए सरकार ने गेहूं, चावल और यहाँ तक कि प्याज जैसी रोजमर्रा की जरूरत वाली चीजों के निर्यात पर रोक लगाई है। जानकार कहते हैं कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी पर इसका असर होगा। भारत दुनिया भर में 40% चावल की आपूर्ति करता है, लेकिन गैर बासमती चावल के निर्यात पर रोक लगाने के बाद वैश्विक बाजारों में चावल महंगा हो गया है। थाईलैंड में चावल के दाम 20% बढ़ गए हैं और अगर अब चीनी पर भी इस तरह का बैन लगा तो हालात और खराब हो सकते हैं। which the likelihood has increased। चीनी का उत्पादन कम हुआ और अगर चीनी के निर्यात पर बैन लगा तो इसका भी दुनिया भर में चीनी के दाम पर असर पड़ेगा। तमाम देश इस वक्त अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने और महंगाई कम करने में लगे हैं, इसलिए भारत को भी अपने हितों के बारे में सोचना होगा। So has to take care of its own interest। भारत में आम लोगों की हर महीने कमाई का बड़ा हिस्सा खाने पीने की चीजों पर खर्च हो जाता है। ऐसे में बढ़ती कीमतें उन्हें अपनी थोड़ी बहुत जमा पूंजी को भी खर्च करने पर मजबूर कर रही है। बेमौसम बारिश और जलवायु में हो रहे बदलाव की वजह से मानिक बोई के जैसे लाखों किसान अपनी लागत भी नहीं निकाल पा रहे हैं। वातावरण खराब असल्यामुळं तोही कांदा जवळ 70-80% खराब झालाय। बेमौसम बारिश की वजह से फसल अच्छी नहीं हुई। मैंने जो स्टोर किया था उसका 80% सड़ गया है। मैं अपनी लागत तक नहीं निकाल पा रहा हूँ। भारत में अगले साल आम चुनाव होंगे और सरकार बढ़े हुए दामों की वजह से लोगों में पैदा हुए गुस्से का जोखिम मोल नहीं लेना चाहेगी। अब रुख दक्षिण अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग का, जहां एक 5 मंजिला इमारत में आग लगने से 70 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इनमें 7 बच्चे भी शामिल हैं। हादसे में कम से कम 50 लोग जख्मी भी हुए हैं। आग ने पूरी इमारत को ध्वस्त कर दिया है। खबरें हैं कि इस इमारत में अफ्रीकी प्रवासी रहते थे। इन इलाकों में ऐसी इमारतों को हाईजैक्ड कहते हैं। आग सुबह के वक्त लगी थी। आग लगने की वजह का अब तक पता नहीं चल पाया है। अधिकारियों को लगता है कि इमारत में अब किसी के जिंदा बचे होने की उम्मीद कम ही है। बीबीसी संवाददाता पुमजा फिहलानी इस बारे में और जानकारी दे रही हैं। अधिकारियों को लगता है कि इमारत में अगर कोई होगा भी तो उसके जीवित बचने की उम्मीद बहुत कम है। ये जोहानिसबर्ग शहर के केंद्र में क्या हो रहा है उस पर भी रोशनी डालता है कि कैसे खाली पड़ी इमारतों को कथित अपराधी गिरोह कब्जे में लेकर जरूरतमंद लोगों को किराए पर देते हैं। और ये यहाँ कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये शायद अब तक के सबसे बुरे उदाहरणों में से एक है। हमने देखा कि ऐसी इमारतों के साथ क्या हो सकता है। ये किसी अनौपचारिक बस्तियों जैसी जगह हैं, क्योंकि जब ऐसे गिरोह इन इमारतों पर कब्जा करते हैं तो वहाँ सैकड़ों लोगों को ठूस ठूस कर रहने की कोशिश करवाते हैं। यहाँ आप पाएंगे कि एक ही कमरे में 10 लोगों का परिवार रह रहा है। इससे समझा जा सकता है कि जब यहाँ आग लगी होगी तो वहाँ से बाहर निकलना कितना मुश्किल रहा होगा। इसे ऐसे समझिए कि बिजली यहाँ तक लाने के लिए अवैध कनेक्शन का इस्तेमाल करना पड़ा होगा, जो सुरक्षा के लिए भी खतरा है। पर अब तक ये साफ नहीं है कि आग क्यों लगी, लेकिन जो साफ है वो ये कि यहाँ बहुत खराब हालात में लोग रह रहे थे। जैवलिन थ्रो की दुनिया में भारत के नीरज चोपड़ा का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। उन्होंने हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता और इसी प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहे पाकिस्तान के एथलीट अरशद नदीम। उन्होंने नीरज चोपड़ा के साथ एक तस्वीर खिंचवाई, जिसकी वजह से वो काफी चर्चा में रहे। बीबीसी ने उनसे बात की और उनके अनुभवों को जानना चाहा। जब हम हाथ से रिलीज करते हैं तो इंसान को खुद को अंदाजा हो जाता है कि ये हमारी थ्रो निकल गई है और ये नहीं निकली। और मेरे ख्याल में उस वक्त मेरी बॉडी से थ्रो कोई भी नहीं निकली।
इन नीरज चोपड़ा भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड जीता है, तो समझ ले कि हम एशिया में वर्ल्ड लेवल पे फर्स्ट सेकंड आए हो, तो उन्होंने गोल्ड जीता है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। कभी वो गोल्ड हो गया, कभी मैं हो गया, शायद मैं ही होता रहूँ गोल्ड, शायद वो होते रहे गोल्ड। मेरा जो इंटरनेशनल कंपटीशन हुआ था 2016 में इंडिया गुवाहाटी में, उनकी कंट्री में हुआ था, तो उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ब्राउन्ज मेडल जीता। तो उस वक्त नीरज भाई ने भी गोल्ड जीता था, मैंने पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक किया था। तो तब से हमारी फिर हालो आए हुई है। तो हमारा माशाल्लाह फिर जैसे जैसे हमने कंपटीशन खेले तो आस्ता आस्ता हमारी दोस्ती भी बढ़ती गई। तो माशाल्लाह हमारी बड़ी अच्छी खासी दोस्ती है। तो बाकी उनकी वालदा ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कंग्रेचुलेशन बोला है। तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने मेडल जीता, तो मेरे लिए वो भी दूसरा मेरा बेटा है। तो ये देखें कि यही चीज़ें जो है ना इंसान को आगे लेके आती है। तो इस तरह की आपकी पॉजिटिव सोच हो तो मेरे ख्याल में ये जो बातचीत होती रहती है सोशल मीडिया पे कि इंडिया ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने ये कर दिया, तो यही चीज़ें हैं जो इंसान को क्लोज लेके आती है। जैसे कंपटीशन ख़त्म हुआ है तो मैं बस उधर ही बैठा हुआ था। आपको पता है कि सामान वगैरह, स्पाइक्स वगैरह हैं और भी चीज़ें थी, बस वही मैं बैग में डाल रहा था। लेकिन मैंने कहा चलो ये चीज़ें मैं सारे रख के तो फिर जाके फ़्लैग पकड़ता हूँ। फ़्लैग उधर ही था, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हुआ हूँ। जैसे मैं उधर गया हूँ, जाते साफ ज़रा फ्लैग थोड़ा सा दूर था, तो मैं जब पहुँचा उनके पास तो मैंने फिर पिक्चर खिंचा ली। पिक्चर मैंने बनाई है, उसके फ़ौरन बाद फिर जो है ना मैंने फ्लैग पकड़ा है, फिर मैंने पूरे ग्राउंड का जो है ना वो चक्कर लगाया। और अब देखिए लंदन का डॉग कैफ़े। इन कैफ़ेज़ में कुत्तों के साथ उनके मालिक भी आ सकते हैं और वहाँ दोनों एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं। यहाँ दोनों के लिए कुछ खास है। और आज के लिए कार्यक्रम में बस इतना ही। I did.